एक वज़ीर दाखिला के ड्राइंग रूम में एक क्रिमिनल का बैठने का क्या जवाज़ बनता है, और शेख रशीद साहब इस मामले में आके बताएं, गवर्नमेंट इसमें इंटरेस्ट ले और उसको वापस लाए, लोगों का पैसा जो है उनको रिकवर कराया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राना अबरार खालिद और आप देख रहे हैं कानूनी न्यूज़। नाज़रीन, लासानी का 80 लाख रुपए का स्कैंडल के हवाले से नैब ने जो इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी, मैं उसके हवाले से गाहे बगाहे तमाम अपडेट्स देता आया हूँ। इस हवाले से आज एक बार फिर हम मैडम निगत के साथ हैं, इनसे पूछेंगे कि नैब के हवाले से क्या अपडेट हैं और इसके अलावा गवर्नमेंट साइड के हवाले से क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, गवर्नमेंट किस तरह चल रही है, क्या कितना साथ दे रही है मुतासरीन का, और ख़ास तौर पर हुकूमत की मुख्तलिफ मिनिस्ट्रियाँ और दीगर इदारे क्या कर रहे हैं। क्योंकि नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है जो 80 अरब रुपए लोगों से लूट लिए गए और लूटने वाला मुल्क से बाहर चला गया है। साफ ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ इदारों की छतरी के नीचे ये सारा काम हो रहा था और अब उसके ऊपर हाथ डालने के लिए भी मुख्तलिफ सरकारी इदारों की यकजा होकर काम करने और एक दूसरे के साथ ताउन करने की ज़रूरत है। तो आइए हम बात करते हैं मैडम निगत से, उनसे पूछते हैं कि इस हवाले से क्या अपडेट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि नैब के हवाले से एक तो क्या अपडेट्स हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन नैब की चल रही है वो किस स्टेज पर है और क्या अचीवमेंट्स हुई हैं, ख़ास तौर पर अनीसुर रहमान को वापस लाने के लिए और बाकी लोगों की गिरफ्तारी, जो रिकॉर्ड था लासानी ग्रुप की कंपनियों का, वो कहाँ तक नैब के हाथ में आया है, वो महफूज किया गया है, और दूसरा गवर्नमेंट इनिशिएटिव के हवाले से भी आप बात करें कि वो क्या है। बहुत शुक्रिया इब्रार साहब। इस हवाले से जो मैं आपको खुद भी बताना चाह रही हूँ, सबसे पहले तो नैब की कारकर्दगी का हम जायज़ा जब लेते हैं तो जो नैब की कारकर्दगी अभी तक तो यही है कि वो इस सिलसिले में अपने प्रोसीजर को, जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर है, उसको काफ़ी आगे लेके जा चुके हैं और अनीसुर रहमान की गिरफ्तारी के करीब करीब वो लोग पहुंच चुके हैं। क्योंकि एक ये बाकायदा प्रोसीजर होता है, किसी भी दूसरे मुल्क से बंदे को लाने के लिए एक तो आपको इंटरपोल की ज़रूरत होती है और उसके बाद ये है कि फिर उन दोनों ममालिक की आपस में क्या जो है यादाश्त पे क्या दस्तखत हुए हुए हैं कि वो आपस में मुजरिम का तबादला कैसे करते हैं। तो ओमान जो है इस सिलसिले में काफ़ी हमारा करीबी मुसलमान मुल्क भी है और दोस्त भी है, तो इस सिलसिले में वो भी काफ़ी सपोर्ट करेगा इंशाल्लाह। तो वो जो प्रोसेस है अब तकरीबन तकमील के आखिरी मराहिल में है और नैब उसके ऊपर पूरी तनदही से काम कर रही है और मुझे उम्मीद है कि नैब इस मामले में हमें अकेला नहीं छोड़ रही और जहाँ तक हम पहुँच चुके हैं ये भी अल्लाह ताला की बड़ी करम नवाजी है कि हम बहुत जल्दी इस जो है प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके आगे जा चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है गवर्नमेंट के हवाले से है, तो मेरी कल ही अभी बात हुई है, मतलब गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री से, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से कल मेरा विज़िट भी रहा, बल्कि एक बड़ा अच्छा इंटरव्यू भी रिकॉर्ड किया गया जो मैंने गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स तक मेरे ख्याल में पहुंच चुका होगा कि अभी तक रियासत जो है इसमें इन्वॉल्व क्यों नहीं हुई। तो आइंदा कुछ दिनों में मैं वो भी आपको गुड न्यूज़ सुनाऊंगी कि हमने रियासत को भी इन्वॉल्व किया है इसमें और रियासत को एहसास दिलाया है कि हम उसके बाशिंदे हैं और हमारा ख्याल करना, हमारी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की ज़िम्मेदारी है, हुक्मरानों की ज़िम्मेदारी है। इसकी थोड़ी सी तफसील भी बताएंगी कि गवर्नमेंट के इदारे किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं और क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, ताकि लोगों को पता चल सके और ख़ासतौर पर जो लोग अप्रिशिएट कर सकें कि उनकी कोई वारिस भी है, हुकूमत भी उनके साथ है, रियासत भी उनके साथ है। जी सर, इसमें अभी रिसेंटली जो है अभी तक तो उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई हैं। अभी एक डाटा जो है वो मैं कलेक्ट कर रही हूँ जो हमने असेंबली में और मिनिस्ट्रीज़ को पेश करना है, जो सॉलिड बेस्ड डाटा होगा कि कितने लोग इफेक्टिव हैं और क्या है। और उसके बाद ये है कि फिर इस चीज़ को जहाँ तक मेरी कोशिश है, जहाँ मैं चाह रही हूँ कि गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट जब असेंबली में से एक चीज़ जाएगी, नैब को भी जाएगी, तो ऑटोमेटिकली उसका एक प्रेशर डेवलप हो जाता है। फिर मतलब मुझे ये है कि हम अपने केस में तेज़ी लाना चाह रहे हैं और इस सिलसिले में गवर्नमेंट के मैं जवाब की मुंतज़र भी रहूँगी और इस सिलसिले में मुझे उनकी तरफ से भी बड़ा हौसला अफजा पैगाम आया है और जो मैंने उनसे एक्सप्लेनेशंस मांगी हैं गवर्नमेंट के वज़रा से कि वो मुझे एक्सप्लेनेशन दें कि वो किस हैसियत के साथ अनीसुर रहमान के साथ उनके ड्राइंग रूम में बैठे हैं जाके, उनके साथ उनकी इतनी तस्वीर जो हैं वो किस लिए हैं और उनके साथ जो उनका उठना बैठना था वो किस मानी से था। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने गवर्नमेंट से, उनके वज़रा से मांगी है। अब देखिए मुझे इसका क्या जवाब मिलता है। यही तो बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि लोगों की अक्सरियत जिन्होंने अपना सरमाया फंसाया है लासानी ग्रुप की कंपनियों में, उनका ये कहना है कि क्योंकि हम देखते थे कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद के साथ अनीसुर रहमान की तस्वीरें हैं, वीडियो हैं, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के साथ, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के साथ और दूसरे हुकूमती अहदेदारों के साथ जब उनकी तस्वीरें हैं, वीडियो चला रहे थे वो सोशल मीडिया के ऊपर, तो तब लोग कहते थे कि हम भी यकीन कर लेते थे कि वाकई अच्छी कंपनी होगी। तो अब इनको जवाब तो देना चाहिए। जी सर, इसी पे अभी जो मेरी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है
نیب تو جو اپنا کام کر رہا ہی ہے، اس کے علاوہ جو میری نیکسٹ اسٹریٹجی ہے، میں یہ گورنمنٹ کے اوپر یہی کویسچن لے کے میں حکومت کے پاس گئی ہوں کہ ایک وزیر داخلہ کے ڈرائنگ روم میں ایک کرمنل کا بیٹھنے کا کیا جواز بنتا ہے، اور شیخ رشید صاحب اس معاملے میں آ کے بتائیں اور اپنی منسٹری آف انٹیریئر کی پاورز کو استعمال کریں. اگر وہ بندہ اتنا بڑا فراڈ کر کے چلا گیا ہے تو کم از کم گورنمنٹ اس میں انٹرسٹ لے اور اس کو واپس لائے، لوگوں کا پیسہ جو ہے ان کو ریکور کرایا جائے، نہ کہ اسی طرح کے سالہ سال لگ جائیں اور لوگ اسی طرح مر جائیں بیچارے، اور پھر کوئی 2-4 سال بعد کوئی اور انیس الرحمان پیدا ہو جائے اور کوئی اور کمپنی آ جائے. تو پاکستان میں آپ دیکھ لیں ڈبل شاہ کے بعد ہر 2-4 سال بعد کوئی نہ کوئی اور ڈبل شاہ پیدا ہو ہی جاتا ہے. تو اس سلسلے میں بھی میری کوشش ہے. اور دوسری یہ ہے کہ میں میری یہ بھی ایک کوشش ہو کہ میں ہوں تو بڑی ناچیز چیز، لیکن وہ تو عز و منتشا ہو، وہ تو ذل و منتشا ہو، کہ میرے اس پوائنٹ کو بھی بڑا پسند کیا گیا. اور میری نیکسٹ کوئی پارلیمنٹیرین سے اس سلسلے میں ملاقات بھی ہے کہ آپ اس سلسلے میں کوئی قانون بنائیں اسمبلی میں اور پارلیمنٹ میں، اور کوئی سخت قسم کا قانون بنائیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی بندہ اربوں کا فراڈ کر کے چلا جائے اور آ کے کہہ دے کہ جی میرے ہاتھ تو خالی ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور 10 سال کی سزا کاٹ کے وہ ان پیسوں کو انجوائے کرے اور بیچارے لوگ منہ دیکھتے رہ جائیں. تو اس میں کسی سخت قوانین کی ضرورت ہے، مروجہ قوانین. انیس الرحمان کی بیرون ملک سے واپسی کے حوالے سے نیب نے جو انیشیٹو لیا ہے، کیا نمبر 1 تو کیا آپ اس کے اوپر مطمئن ہیں؟ نمبر 2 یہ ہے کہ وہ انیشیٹو کس لیول پر ہے اور کب تک لوگ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ انیس الرحمان پاکستان میں ہوگا اور ہتھکڑیوں سمیت واپس آئے گا؟ دیکھیں سر، میں تو اس سلسلے میں اداروں سے جو میری بات چیت جاری ہے تو اس سلسلے میں انہوں نے کافی انیشیٹو لیا ہوا ہے اور وہ قریب ہیں اس سلسلے میں، کیونکہ ایک باقاعدہ پروسیجر ہوتا ہے، اسی پروسیجر کے تحت ہی کسی بندے کو دوسرے ملک سے واپس لایا جا سکتا ہے. اور میں کافی پر امید ہوں کہ نیب اس معاملے میں جو تعاون کر رہی ہے وہ اللہ کرے جلد سے جلد ہو. اور بلکہ میری تو خواہش ہوگی کہ صبح ہی انیس الرحمان کو پکڑ کے لے آئیں تاکہ جتنے غریب لوگ بیچارے رول رہے ہیں کوئی نہ کوئی ان کا بھلا ہو جائے. تو دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنی ریکوری سے غرض ہے. نیب اس کے حواریوں کو بھی پکڑے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی جائیداد کا نوٹس لے، ان کے کتنے بینک بیلنس ہیں اور اس دوران انہوں نے کیا کچھ بنایا ہے، کیونکہ وہ جو ان کا ایسٹس ہیں وہ سارا ہمارا پیسہ ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ ایسٹس چلے جائیں، وہ کسی اور کو دے دیں اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں. تو اس سلسلے میں صرف نیب سے یہ کہوں گی کہ وہ اپنے پروسیجر کو اس لحاظ سے بھی دیکھے اور اپنے جو ہے کارکردگی ہے اس کو ذرا اس میں تیزی لے کے آئے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انیس الرحمان اکیلا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک نوسر بازوں کا پورا ٹولہ تھا. 10-12 لوگ جو اوپر کے تھے ان کی ایک ٹیم تھی، نیچے مارکیٹر رکھے ہوئے تھے انہوں نے، اور وہ یہ مل کر سارا انہوں نے پلان کیا اور لوگوں کو برگلا کر ان سے پیسے لوٹے ہیں. تو صرف انیس الرحمان کے اوپر فوکس بے شک ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے باقی شریک جرم ہیں جو کہ لاہور میں اور دوسرے شہروں میں رہتے ہیں، انہوں نے بڑے بڑے ایسٹ بنائے، ان کو بھی گرفتار ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو پیسہ ہے وہ بینک میں جاتا تھا، بینک اکاؤنٹ کے اندر جو ٹرانزیکشن ہے اس کی اب تک نیب کی کیا کارکردگی ہے اور نیب نے بینک سے کتنا ریکارڈ حاصل کیا ہے؟ جی سر، اس سلسلے میں بینک کو بھی شامل تفتیش کر لیا گیا ہے. اس بینک کے مینیجر کو، اس اکاؤنٹ اوپننگ ڈپارٹمنٹ کو نیب نے شامل تفتیش کیا ہے. اس کی KYC اکاؤنٹ کی، اس کی ٹرانزیکشن کا پورا ریکارڈ نیب کے پاس ہے اور ان کو انہوں نے انویسٹیگیٹ کر کے اس چیز میں شامل کر لیا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ بینک ٹرانزیکشن جتنا پیسہ ان کے پاس کیش ان ہینڈ کی صورت میں آتا تھا، بینک میں وہ سارا پیسہ ڈپازٹ نہیں ہوتا تھا. یہ زیادہ تر بزنس کرتے تھے کیش ان ہینڈ کی صورت میں. بینک میں یہ اتنا پیسہ لے کے بھی نہیں جاتے تھے اور نہ ہی وہ جمع ہوتا تھا. تو یہ کیش ان ہینڈ تھا اور روٹیشن آف منی تھی، مجھ سے لے کے آپ کو دے دیا، آپ سے لے کے تیسرے بندے کو دے دیا، اور جو بچ بچ گئے وہ یہ اپنے گھروں میں لے جاتے تھے اور اپنا جو بینک بیلنس تھا اس میں جمع کرواتے ہوتے تھے. یہ بات درست ہے کہ بہت سارا پیسہ بائی کیش لیا گیا اور بائی ہینڈ لیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس اسکینڈل کی تفتیش میں تحقیقات میں مسائل پیش آ رہے ہیں. لیکن کچھ متاثرین ایسے بھی ہیں جو نیب کی کارکردگی سے شاکی ہیں اور سوالات اٹھا رہے ہیں. آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں سر، ہمارے پاس یہ بھی میں کہتی ہوں ان لوگوں کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر نیب نے نوٹس لیا ہے اور ہمارا کیس اتنی جلدی ان کے پاس پہنچ گیا ہے. اگر نیب بھی نوٹس نہ لے اور گورنمنٹ نے بھی ابھی تک ہمیں کوئی جواب نہیں دیا تو تب کیا تھا؟ تب تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. چلے ابھی کوئی امید آج تو پیدا ہو گئی ہے نا، تو شکر ادا کرنا چاہیے. تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے، کام دیکھنا چاہیے. اور میرا ان لوگوں سے ایک سوال اور بھی ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتر کوئی پلیٹ فارم ہے تو پھر وہ وہاں پہ چلے جائیں، وہاں پہ جا کے اپنا کیس لے جائیں. تو لیکن ابھی تک تو میرے خیال میں نیب ہی اس کیس کو سالو کر سکتا ہے. ہاں، کورٹ سے
अक्सर आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ये भी बता देना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट में केस चला जाए तो सुप्रीम कोर्ट ये केस ले लेगा। तो मैं ये वजाहत कर दूँ कि सुप्रीम कोर्ट कभी भी इस केस को डायरेक्ट नहीं लेगा। कोर्ट में केस ले जाने का एक तरीक़ेकार होता है और सुप्रीम कोर्ट में निचली अदालतों से केस ऊपर जाता है। आप अगर निचली अदालत में भी चले जाएँ तो कम से कम हाई कोर्ट के लेवल तक आपको ये केस दायर करना पड़ता है। उसके बाद कोर्ट आपको पैसा नहीं लेके दे सकती, कोर्ट आपको, हम कोर्ट से डायरेक्शन ले सकते हैं, ठीक है ना, जो वो नैब को देगी। तो इस किस्म की जो बातें हैं, मेरे ख्याल में हमारे यहाँ जो है आगाही की बहुत कमी है। इस वजह से लोग जो भी बात हो तो उस तरफ चल पड़ते हैं। बात को पूरी तहकीक के साथ और पूरे उसके प्रोसीजर के साथ देखना चाहिए कि वो है क्या है और क्या नहीं। तो जो लोग इस किस्म की मनफी बातें फैलाते हैं, अगर नैब ने भी नोटिस ना लिया होता तो मेरे ख्याल में, मैंने जब कॉल दी थी लोगों को तो वो उस तारीख से पहले लोगों के पास क्या था, एक वो जो एग्रीमेंट और चेक के अलावा कुछ भी नहीं था। अब एक बाकायदा वो उस क्या कहते हैं पैटर्न में आ गए हैं, एक मोमेंटम में आ गए हैं, तो उस पर भी शुक्र अदा करना चाहिए। चले आस उम्मीद तो है ना, और लोगों की आस उम्मीद को नहीं तोड़ना चाहिए, अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखना चाहिए। इंशाल्लाह हमारे पैसे ज़रूर मिले। पिछले दिनों आपने एक वॉइस मैसेज जारी किया था जिसमें कहा था कि जल्द ही नैब की तरफ से खुशखबरी मिलेगी। लोग ऐसे इंतजार में हैं और मैसेज भी भेज रहे हैं कि वो अभी तक खुशखबरी नहीं मिली है, तो उसके हवाले से थोड़ी सी वजाहत कर दे। देखिए, खुशखबरी इसी हवाले से होती है कि आपके काम को वो किस लेवल तक लेके गए हैं। बहुत सारी बातें मैं बयान भी नहीं कर सकती, इदारों की अपनी प्राइवेसी भी होती है, सीक्रेसी होती है। हर चीज़ लोग चाहते हैं कि हमें हर चीज़ घर बैठे ही प्रोवाइड भी हो जाए, मिल भी जाए, ऐसा नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि यही बड़ी खुशखबरी है कि नैब इस केस को कम से कम परसू तो कर रहा है ना, देख तो रहा है ना, हम वो इस चीज़ को लेके आगे तो बढ़ रहा है ना, कुछ तो काम हो रहा है ना, काम तो कर रहे हैं ना वो। लेकिन उसमें ये कहना कि नैब कुछ नहीं कर रहा, तो खामखा इदारों पे भी क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो काम हो रहा है उसको सराहना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अभी तक नैब में कितने लोगों ने दरखास्तें दी हैं और कितनी अमाउंट आइडेंटिफाइड हुई है लासानी ग्रुप की लूट मार के हवाले से? देखिए सर, जो मेरी लास्ट उनके साथ 10 डेज़ पहले बातचीत हुई थी तो उस वक्त तो तकरीबन 2,500 के करीब एप्लीकेशंस मौसूल हो चुकी थी और तकरीबन मेरे ख्याल में 35 से 40 करोड़ रुपए की अभी तक जो है उनके पास अमाउंट जो है ना वो फिगर आ रही है। तो यही रिक्वेस्ट है लोगों से ज़्यादा एप्लीकेशंस भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं नैब के पास लेके जाएं, अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं, वहाँ पे आप उनको, और बड़ा वो फ्रेंडली आपसे पूछ रहे हैं तो आप उनको फ्रेंडली जाके सब कुछ सच सच बताएं, क्योंकि वो आपका बयान जो है उसी के ऊपर ही केस ने आगे चलना है। यही सबसे जो है कमज़ोर पहलू है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने जो मायूसी का शिकार हैं और ख़ास तौर पर अनीसुर रहमान के एजेंट जो साहब का मार्केटर थे लासानी ग्रुप के, वो मायूसी फैला रहे थे कि कुछ नहीं होना, ये बात कुछ ना होने वाली नैब में ना जाने से अनीसुर रहमान और उसके हवालों के हक में जा रही है। जब एक तरफ आप कहते हैं कि 80 लाख रुपए का स्कैंडल है और सिर्फ 2,500-3 हज़ार लोग दरखास्तें देंगे और करोड़ों रुपए के सिर्फ क्लेम होंगे, तो ये बात मशकूक भी हो जाती है। ये बात मैडम निगत की बिल्कुल दुरुस्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नैब में जाना चाहिए और अपने एग्रीमेंट की कापियां पेश करनी चाहिए ताकि एक अमाउंट वाजे हो कि कितना पैसा लूटा गया है। बाकी नैब की कारकर्दगी के हवाले से एक बात मैं नाज़रीन को ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि जो जब इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है तो बहुत सारी बातें ओपन करने से उन मुलजमों को, उन सस्पेक्ट्स को फ़ायदा पहुँचने का खतरा होता है, खदशा होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी बातें छुपाई जाती हैं। लेकिन एक सवाल हमारा नैब के हवाले से ज़रूर है कि नैब कुछ बातें ऐसी हैं जो कि बता भी सकता है और ख़ास तौर पर जो लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं उनके ऊपर हाथ डालना और कंपनी का रिकॉर्ड अपनी कस्टडी में लेने के हवाले से नैब ने अभी तक कुछ भी नहीं बताया है। ये हमारा सवाल रहेगा कि नैब को इस हवाले से मुतासरीन को एतमाद में लेना चाहिए। इसके अलावा मैडम निगत की गवर्नमेंट के साथ निगोशिएट करने और इस मामले को गवर्नमेंट कॉरिडोर में ले जाने और परसू करने के हवाले से पार्लियामेंटेरियन के साथ इंटरेक्शन की एक इंतहाई काबिल सतश कोशिश है। इसको हम अप्रिशिएट करते हैं और इसको मजीद भी आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन अकेला आदमी फिर भी अकेला होता है जब तक कि टीम वर्क ना हो और इसके ऊपर वसाइल भी खर्च होते हैं। कोई कब तक अपने ज़ाती वसाइल से ये करता रहेगा दूसरों के लिए? मेरा मुतासिरीन के लिए यही मशवरा है कि मिलकर जो है एक टीम बनाकर ये काम हो सकता है और उम्मीद है कि जल्द ये काम अपने पाया तकमील तक पहुंचेगा। कुछ ऐसी इतलात भी हैं कि अनीसुर रहमान के खिलाफ गिरफ्तार होने की जो खबरें दी थी उनकी अपडेट्स बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे मुतासरीन पूछ रहे थे। नैब का जो प्रोसीजर है उसमें सबसे पहले किसी भी मफरूर मुलज़िम को एब्सकॉन्डर यानी इश्तिहारी डिक्लेयर करवाना अदालत से ज़रूरी होता है, तो वो प्रोसीजर तकरीबन हो चुका है और आगे का मरहला उसके बाद जल्द ही शुरू होने का इम्कान है। नाज़रीन, आपको मज़ीद अपडेट से आगाह करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।